हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा था, जिसमें खास यहाँ पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा था सिलियरी मसल्स और उसका फंक्शन। क्या पढ़ा था हमने कि वो जो ये लेंस है उसका डायामीटर है वो चेंज कराता है। ठीक है, तो समझो कि ये सिलियरी मसल्स ने अंदर की ओर ऐसे फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये लेंस है वो कंप्रेस होगा, तो लेंस कंप्रेस होगा तो कुछ ऐसा बनेगा गोल मटोल। ठीक है, अब इससे क्या होता है, तो ये जो कर्वेचर है उसकी वजह से जो इमेजिनरी स्फीयर बनेगा वो यहाँ पे छोटा हो जाएगा। कर्वेचर है उसकी वजह से देखो यहाँ पे कर्वेचर इंक्रीज हुआ, समझना। जब ये लेंस है वो थिकर बनता है तब कर्वेचर है वो इंक्रीज होता है, और कर्वेचर इंक्रीज होता है तो जो स्फीयर बनता है वो छोटा बन जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होगा और उस हिसाब से फोकल लेंथ भी डिक्रीज होगी। तो आपको याद क्या रखना है कि जब सिलियरी मसल्स है वो लेंस को कंप्रेस करते हैं तब लेंस ज़्यादा थिकर बनता है, तो लेंस का जो कर्वेचर है वो इंक्रीज होता है क्योंकि ये ज़्यादा बेंड हुआ। समझो, पहले ऐसा फ्लैट था, अभी ये ज़्यादा ही बेंड हो गया, मतलब क्या हुआ, कर्वेचर इंक्रीज हुआ। बट वो कर्वेचर इंक्रीज हुआ इसीलिए देखो ये स्फीयर है वो इमेजिनरी स्फीयर की साइज डिक्रीज हो गई। अगर लेंस कुछ इस तरह होता तो ये कर्वेचर है वो इतना बड़ा बनता, देखो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतनी ज़्यादा मिलती है आपको, यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज हो गई। फिर से रिपीट करता हूँ, याद क्या रखना है, अगर सिलियरी मसल्स लेंस को कंप्रेस करते हैं तो लेंस ज़्यादा थिकर बनता है, लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिक्रीज होता है, और फोकल लेंथ है वो भी डिक्रीज होने वाली है क्योंकि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लेंस है वो आप स्ट्रेच करते हो, ठीक है ना, तो लेंस ज़्यादा थिनर बनता है। अब लेंस ज़्यादा थिनर मतलब समझो कि ये सिलियरी मसल से वो ऊपर की ओर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये लेंस है वो पहले से पतला बन जाएगा। अब लेंस पहले से पतला बनेगा तो क्या इफेक्ट आएगी, तो लेंस अगर ज़्यादा थिनर बन गया तो उसका मतलब ये कर्वेचर है उनका डिक्रीज हुआ, कर्वेचर कम हुआ, मतलब यहाँ पे जो बेंडिंग आपको दिख रहा है वो कम है। बट वो बेंडिंग कम है इसलिए इमेजिनरी स्फीयर बड़ा बना, तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या इफेक्ट आएगी, वो इंक्रीज होगी और फोकल लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हम अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करते हैं ताकि जो इमेज बने वो रेटिना पे मिले आपको। इमेज है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लेने वाले हैं इमेज डिस्टेंस। आपको भी पता है ना, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। ये आपको फिक्स रखना है मतलब कांस्टेंट रखना है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा वैसे वैसे यहाँ पे फोकल लेंथ चेंज होनी चाहिए, और वो फोकल लेंथ चेंज करने का काम सिलियरी मसल्स का है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इक्वल टू -1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला हमारे ब्रेन को पहले से पता है, ठीक है ना। तो हमारा ब्रेन इतना स्मार्ट है कि ये सिलियरी मसल्स है वो उतने ही स्ट्रेच होंगे या तो उतने ही रिलैक्स होंगे जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से ये लेंस है उसकी थिकनेस ऑटोमेटिक डिसाइड होती है ताकि जो इमेज बने वो एग्जैक्ट रेटिना पे मिले।
और ये जो एबिलिटी है ह्यूमन आई की उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यहाँ पे हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है वो अच्छे से सुनो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है और अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक देखो यहाँ पे, द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है ना, आई लेंस है वो जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। इट्स कर्वेचर कैन बी मोडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलियरी मसल्स। कुछ हद तक हम कर्वेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ह्यूमन आई दिख रही है, उसका जो आई लेंस की है उसकी थिकनेस हम कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं। मतलब ऐसा लेंस है, ठीक है ना, उसको ऐसे गोल मोटल बना सकते हैं। और ज़्यादा कंप्रेस किया तो ऐसा बन सकता है, फिर एकदम ऐसा बन जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हद से ज़्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा जो विज़न है उसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन है, ठीक है। और वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगी। देखो, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। हमने अभी देखा वैसे ही कि अगर आई लेंस से उसका कर्वेचर चेंज कराते हैं तो फोकल लेंथ चेंज होती है। कर्वेचर मतलब बेंडिंग। बेंडिंग जितना ज़्यादा उतना ही लेंस थिकर, उतनी ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, उतनी ही फोकल लेंथ कम रहेगी। क्लियर। अब प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है वही यहाँ पे रिपीट हो रही है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स है वो रिलैक्स्ड होते हैं, द लेंस बिकम्स थिन। रिलैक्स मतलब क्या, तो ये जो मसल्स है वो अपनी पोजीशन में वापस जाएंगे, यहाँ से नीचे की ओर। क्लियर। तो रिलैक्स हो गए तो समझो कि ये लेंस है वो अपनी थिकनेस डिक्रीज करेगा। देखो, ये मसल ऊपर की ओर गया, ये मसल इस तरफ गया, तो ये लेंस है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। मतलब लेंस है वो कैसा बनेगा, थिनर। ओके। 10, अब उसकी वजह से इफेक्ट क्या आई, 10 इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस। देखो, लेंस जब थिनर बनता है, ओके, तो वो मैंने केस आपको यहाँ पे दिखाया था। लेंस जब पतला होता है तब फोकल लेंथ है वो इंक्रीज होती है। लेंस जब पतला होता है तब फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। दिस एनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। और फोकल लेंथ इंक्रीज हुई तो हम दूर की चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं फोकस करके, ठीक है ना। तो हमारी आँख है वो कंटिन्यूसली अपना जो लेंस का डायामीटर है वो चेंज करती रहती है, जो लेंस है उसकी थिकनेस चेंज करती रहती है, ठीक है। आप खुद अगर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। आप नज़दीक की चीज़ों को देख रहे हो तब जो अंदर आँख के आसपास मसल्स है उसमें थोड़ा आपको तनाव महसूस होगा। जैसे कि आप अगर बुक पढ़ रहे हो तो आप नॉर्मल आप 25 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा दूर रखोगे तो इजीली पढ़ पाते हो, बट आँख के एकदम नज़दीक ले गई तो, ठीक है ना, आँख के एकदम नज़दीक ले गए तो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि जो आपके सिलियरी मसल्स है वो आई लेंस को जितना हो सके उतना थिक बनाने की ट्राई करते ताकि फोकल लेंथ जितनी हो सके उतनी डिक्रीज हो सके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो फोकल लेंथ को भी डिक्रीज करना पड़ेगा। अब हद से ज़्यादा तो हम डिक्रीज कर नहीं सकते, इसीलिए हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा और आपका सर दर्द करने लगेगा। क्यों? क्योंकि मसल्स के ऊपर ज़्यादा ही स्ट्रेस आ गया। क्लियर। तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। व्हेन दी मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन, thus its focal length increases. This enables us to see distant object clearly. Same way, opposite process. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. This increases the curvature of the eye lens. कर्वेचर इंक्रीज हुआ मतलब
ज़्यादा थिकर हुआ इसलिए लिखा द आई लेंस देन बिकम्स थिकर. Consequently, the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see nearby object clearly. This enables us to see nearby object clearly. अब ये कैसे समझो, हाँ अच्छे से. सपोज ये हमारी ह्यूमन आई है, ये लेंस है और ये ह्यूमन आई, और यहाँ पे जो है वो रेटिना. ओके, लेंस अभी हम नहीं ड्रॉ करते, सिर्फ इतना ड्रॉ करके रखते हैं. चलो ओके, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नज़दीक और उसकी इमेज हमें चाहिए रेटिना पे, तो ये लेंस है वो ज़्यादा थिकर बनेगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिफ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी. देखो यहाँ से ये गया, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये बैंड होके आपको इधर मिला. सेम वे इधर से ये रे गया और ये बैंड होके आपको इधर मिला. क्लियर? अब अगर मैं वही चीज़ ले लूँ, समझो वही चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाऊँ और ऑब्जेक्ट है वो दूर चला गया. समझो ऑब्जेक्ट कहीं पे दूर है, यहाँ पे. अब जो आई लेंस है वो ज़्यादा थिकर है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो तो उसी हिसाब से रिफ्रैक्शन कराएगा जिस हिसाब से उसकी फोकल लेंथ है. रिफ्रैक्शन ज़्यादा कराएगा तो आपको इमेज यहाँ पे मिलेगी. अब समझो एक ही पॉइंट है, उसकी रेटिना पे जो इमेज मिल रही है वो दो मिल रही है, 1 और 2, इधर भी, मतलब दो जगह पे सेंस हो रही है. तो एक ही पॉइंट की आपको दो इमेज नज़र आ रही है. वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सामने, हर एक की दो दो इमेज नज़र आएगी तो आपको इमेज ब्लर दिखेगी. तो मतलब आपका अगर सिलियरी मसल्स अच्छे से वर्क नहीं करता और थिकर लेंस को थिनर नहीं बना पाता तो आपको दूर की चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई देती. क्लियर? हाँ, अगर अच्छे से वर्क करता तो क्या होता? तो सपोज ये मैं लेंस निकाल दूँ और लेंस को पतला कर दूँ, ये मैंने पतला कर दिया. अब क्या होगा? तो अब जो पहले रिफ्रैक्शन होता था उससे रिफ्रैक्शन कम होगा, मतलब ये ज़्यादा दूर जाके दोनों रेज मिलेंगे. अब समझो एक ही इमेज मिल रही है. ओके, अभी सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है, मतलब ये आपको क्लियर दिखाई देगा. तो आप जब ये चीज़ को फोकस करते हो तब आपका लेंस जो है वो थिकर बनता है. दूर की चीज़ को फोकस करते हो तब आपका लेंस है वो थिनर बनता है. अब आप डेली लाइफ में सोचो, आप कितनी बार नज़र घुमाते हो, कभी दूर की चीज़ देखते हो, कभी नज़दीक की चीज़ देखते हो. हर बार अपने सिलियरी मसल्स अपना वर्क करते हैं और आई का जो थिकनेस है, आई की जो थिकनेस है वो चेंज करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, ओके, आगे देखते हैं. अब आते हैं डेफिनेशन पे. पावर ऑफ अकोमोडेशन की डेफिनेशन देखो. द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड अकोमोडेशन. द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू एडजस्ट इट्स focal length is called accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum limit. मतलब हम भी कुछ हद तक दूर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको देख सकते हैं, अगर ज़्यादा ही नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको नहीं देख सकते क्लियरली. तो यहाँ पे लिखा है देखो, ट्राई टू रीड अ प्रिंटेड पेज बाय होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज. यू मे सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड और फील स्ट्रेन इन द आई. आँख आपको दर्द करने लगेगी. ठीक है, टू सी एन ऑब्जेक्ट comfortably and distinctly you must hold it at about 25 cm from the eyes. नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर. उससे कम डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको क्लियरली दिखाई
नहीं देगा, उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो अच्छे से दिखेगा, या तो एग्जैक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे लिखा है, देखो ये अलग डेफिनेशन है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन is called the least distance of distinct vision. It is also called the near point of the eye. तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट इज, तो आप क्या लिखोगे? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सेंटीमीटर तक आप विदाउट स्ट्रेन अच्छे से ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, देखो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट मतलब मिनिमम, इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. It is also called the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. The farthest point up to which the eye can see object clearly is called the far point of the eye. अब आप सोचो कि हम कहाँ तक दूर तक देख सकते हैं। तो हमें तो सन भी दिखाई देता है, मून भी दिखाई देता है, अदर स्टार्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ अलग है कि आपको अर्थ पूरी नहीं दिखाई देगी। मतलब आप सपोज कोई ओशन के पास जाओ तो आपको दूर तक नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सपोज आप यहाँ पे हो, तो सपोज आप यहाँ पे हो तो ये अर्थ का जो कर्वेचर है वो आपको अलाउ नहीं करता दूर तक देखने के लिए। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक का ही देख सकते हो। समझो, अगर हमारी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक देखने की कैपेसिटी है, क्योंकि हम स्टार्स को भी देख सकते हैं, तो अर्थ भी पूरी देखनी चाहिए, बट नहीं दिखती क्योंकि अर्थ का जो कर्वेचर है वो हमें अलाउ नहीं करता पूरी अर्थ को देखने के लिए, है ना। इसलिए आप जब ओशन के पास जाओ तो ओशन भी आपको पूरा नहीं दिखता, ठीक है ना। एक हद तक दिखेगा, उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का कर्वेचर है, तो अर्थ स्फेरिकल शेप में है, इसलिए हमें दूर तक नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो फिर से आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई. इट इज इंफिनिटी फॉर, याद रखना है ये, इट इज इंफिनिटी फॉर अ नॉर्मल आई. मतलब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बने। नियर पॉइंट तो आपको बोलना है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट मतलब आपको बोलना है इन्फिनिटी। और आपको बोला जाए कि अगर ह्यूमन आई है वो अच्छे से कौन सी रेंज में देख सकती है, तो आपको बोलना पड़ेगा फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी डिस्टेंस. ओके, you may not hear a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. ओके, नॉर्मल ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है बीच में तो देख सकती है क्लियरली. क्लियर? चलो, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा. अब आगे बढ़ते हैं. समटाइम्स, समझना, समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी. दिस कंडीशन इज कॉल्ड कैटरेक्ट. ठीक है ना, गुजराती में बोलते हैं ना मोतियो उतराव्यो के એવું કંઈ, बराबर. तो ये है कैटरेक्ट. दिस causes partial or complete loss of vision. This causes partial or
कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू अ कैटरेक्ट सर्जरी। सर्जरी के थ्रू विजन है उसको रिस्टोर किया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो आज हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है, कौन सा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। अच्छे से लर्न कर लो, रिवाइज कर लो, एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, और अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।